हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ड्रामा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ड्रामा पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी हीरोइन जिया से, जो कि अपने डैड को एक रिक्शा में लेकर हॉस्पिटल ले जा रही होती है। उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये गाड़ी होती है ड्रामा के हीरो हो की, जो कि हो ग्रुप का सीईओ है। अब हो गाड़ी से निकलकर बाहर आता है और जैसे ही वो जिया के पास आता है तो जिया उसे बोलती है कि प्लीज़ मेरे डैड को बचा लो, और ये बोलकर बेहोश हो जाती है। और वो जिया को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। और फिर उसके बाद हमें 8 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर जिया एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना फूड कार्ट चलाती है और उसके हाथ पर एक ब्लॉसम बर्थमार्क भी दिखाते हैं। तभी एक आदमी वांग आकर जिया को बोलता है, जिया देखो वो जो कार आ रही है उसी ने तुम्हारे डैड को हिट किया था, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ था। अब जिया गुस्से में आकर उस कार के सामने एक बोर्ड लेकर खड़ी हो जाती है। दरअसल यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर सू बहुत ही बुरा इंसान है। जब जिया के डैड उसके पास अपनी सैलरी लेने गए तो उसने सैलरी देने से मना कर दिया और उन्हें कार से भी हिट किया, जिस वजह से जिया काफ़ी गुस्से में है और वो सोचती है कि ये कार कॉन्ट्रैक्टर सू की ही है। पर उस गाड़ी में तो हुओ और उसका छोटा भाई जिंटिंग होते हैं। जिंटिंग हुओ को बोलता है कि भाई मास्टर ने कहा है तुम जल्दी से एक ब्लॉसम बर्थमार्क वाली लड़की को ढूंढकर उसके साथ सोना है, नहीं तो तुम्हारे पास लाइफ के बहुत ही कम दिन बचे हैं, वो भी सिर्फ 6 महीने ही। तो इस पर वो कहता है कि मैं ये सब नहीं मानता। जिंगडिंग कहता है कि भाई देखो तुम्हारी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है, अब तो तुम्हारे कफ से भी ब्लड आने लगा है और डॉक्टर भी तुम्हारी इस बीमारी का कोई रीज़न नहीं ढूंढ पाए और ना ही इसका कोई क्योर कर पाए हैं। तो कम से कम हमें ये लास्ट ऑप्शन तो ट्राई करना ही चाहिए। और तभी जिया हुओ की कार पर अंडे फेंकने लगती है और हुओ जिया के हाथ पर वो ब्लॉसम बर्थमार्क भी देख लेता है। जिया कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर से बाहर आओ। अब हुओ जैसे ही गाड़ी से निकलकर जिया के पास आता है, उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मेरी गाड़ी क्यों रोकी। तो जिया उसका कॉलर पकड़कर उसे बहुत बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर देती है और उसे बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाती है। वो बोलती है कि तुम लोग अपने पैसे और पावर के नशे में कुछ भी कर सकते हो, तुम हम वर्कर्स की हार्ड अर्न मनी भी नहीं देते हो और आज मैं अपने डैड का बदला लेकर रहूंगी। और ये बोलकर वो अपना शू निकालकर हुओ की तरफ फेंक देती है, लेकिन तभी वहाँ पर वांग आकर उसे रोकता है और बोलता है कि तुमने गलत आदमी को मारा है, ये कॉन्ट्रैक्टर सू नहीं है। अब ये सुनकर जिया काफ़ी शॉक्ड होती है और वो काफ़ी शर्मिंदा भी होती है और वो हुओ को सॉरी बोलती है। अब तभी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर सू आ जाता है और जिया को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर हुओ को हिट करने की, क्या तुम मरना चाहती हो। अब कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ देखकर जिया को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जैसे ही मारने वाली होती है तो वांग उसे रोक लेता है, लेकिन तभी हुओ को कफ होती है, उसके कफ में ब्लड भी आता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि जल्दी से इस लड़की के मैटर को सॉल्व करो और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये कंस्ट्रक्शन साइट हुओ ग्रुप के अंडर ही आती है। अब जिया कॉन्ट्रैक्टर के पास जाती है और उसे बोलती है कि मिस्टर वो ने मैटर सॉल्व करने के लिए कहा था, तो लाओ मेरे डैड की सैलरी दो और तुमने उन्हें हिट किया उसके लिए उसे कंपनसेट भी करो। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर उसे एक थप्पड़ मारता है, उसे पैसे देने से मना कर देता है। फिर उसके आदमी भी आकर जिया को काफ़ी मारने लगते हैं और तभी वर्कर्स आकर उन सबको रोकने की कोशिश करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर उन सबको डराकर वहाँ से भगा देता है और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जिया की फूड कार्ट पे तोड़ देता है, उसका सारा खाना गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये सब देखकर वर्कर्स और मिस्टर वांग काफ़ी परेशान होते हैं और वो जिया की हेल्प करने के लिए उसे कुछ पैसे देते हैं, बट जिया पैसे लेने के लिए मना कर देती है। तो वांग कहता है कि देखो ये लोग बहुत ही बड़े लोग हैं, बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते। अब इस इंसिडेंट से जिया बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो सोचती है कि मुझे अपने डैड के इलाज के लिए काफ़ी पैसे चाहिए और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं कुछ भी करके पैसे अरेंज करूँगी। और इधर हुओ अपने ब्रदर को जिया के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, तो जिंगटिंग उसकी लेग पुलिंग करते हुए बोलता है कि ब्रदर मुझे नहीं पता था कि आपको इस तरह की लड़कियां पसंद है, लगता है कि 30 साल पुराना ट्री अब खिलने वाला है। तभी हुओ के पास मॉम की कॉल आती है। मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए 20 रिच लड़कियां पसंद की है जिनके हाथ पर ब्लॉसम बर्थमार्क है, तुम एक एक करके सबको ट्राई करो। लेकिन वो कहता है कि मॉम इस वीक में बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ और मैं घर भी नहीं आ पाऊंगा, और ये बोलकर फ़ोन रख देता और चिंगटिंग को बोलता है कि तुम टैक्सी लेकर घर चले जाना और उस बेचारे को गाड़ी से नीचे उतार देता है। और इधर हुओ की सिस्टर यान आकर मॉम को बोलती है कि मॉम भाई की बीमारी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो मॉम कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो घर नहीं आ सकता तो उन सभी लड़कियों को बोलती है कि तुम हुओ की लॉ फर्म में जाओ, वहाँ पर जाकर उससे मिलो। और इधर हुओ अपनी लॉ फर्म में आकर बोलता है कि अगर कोई लड़की मुझसे मिलने आए तो उसे अंदर मत आने देना। और इधर जिया को रास्ते में एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि गोल्ड मेडल लॉयर ऑफ हुओ फर्म। अब इसे देखकर जिया सोचती है कि शायद ये लॉयर मेरे डैड
डैड को जस्टिस दिलाने में हेल्प कर सके। और ये सोच के वो फर्म के अंदर चली जाती है और रिसेप्शन पर जाकर वो लॉयर के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि शायद ये वही लड़की है जिसे बॉस ने अंदर आने के लिए मना किया है और वो लोग उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। अब जिया सोचती है कि लॉयर से तो मैं मिलकर ही रहूंगी। तभी ऊपर की तरफ देखती है तो उसे कुछ आइडिया आता है और इधर हुओ से मिलने उसकी सेक्रेटरी सुमेन आती है। वो उसके लिए सूप लेकर आई थी। वो हुओ को सूप पीने के लिए बोलती है बट वो मना कर देता है। तो सुमेन कहती है कि तुम एक सिप इसकी लेकर तो देखो, ये बहुत ही टेस्टी है। दरअसल सुमेन ने उसमें कोई सिलेक्टिव मेडिसिन मिलाई थी। फिर वो मन मन में सोचती है कि एक बार तुम ये सूप पी लो, फिर कोई भी मुझे मिसेस हुओ बनने से नहीं रोक सकता। और फिर वो हुओ से चिपकने की कोशिश करती है पर हुओ उसे दूर कर देता है। फिर वो सिक्योरिटी को कॉल करके सुमेन को भी ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। और इधर हुओ को फिर से ब्लड आ जाता है और वो सोचता है कि क्या मुझे फॉर्चून टेलर मास्टर की बात पे यकीन करना चाहिए। और फिर सोचता है कि नहीं नहीं, ये सब अंधविश्वास है और बोलता है कि इन सब लोगों ने मिलकर मेरा ब्रेन वॉश कर दिया है। और फिर वो जाकर रेस्ट करने लगता है और तभी देखते हैं कि विंडो से जिया अंदर आ जाती है ऑफिस में। क्योंकि वो पाइप से चढ़कर ऊपर आई थी इसलिए बहुत ही ज़्यादा थक जाती है और उसे प्यास भी लगती है। तो वो टेबल पे रखा वही वाला सूप पी लेती है जो सुमेन हुओ के लिए लेकर आई थी। और सूप पीने के बाद जिया को बहुत ही अनईजी लगने लगता है और तभी पीछे से हुओ आ जाता है। अब अचानक से हुओ को अपने पीछे देखकर जिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हुओ को पकड़ लेती है। लेकिन तभी हुओ जिया के हाथ पे वो बर्थ मार्क देख लेता है और सोचता है कि क्या तुम्हें मेरी मॉम ने भेजा है। लेकिन जिया तो अलग ही दुनिया में थी, उस पर मेडिसिन का असर हो रहा था और वो हुओ को किस कर लेती है। वो उसे पीछे हटाता है लेकिन जिया उसे बोलती है कि प्लीज मुझे एक बार किस करने दो। फिर वो उसे बोलता है कि ठीक है, फिर तुम इसके लिए रिग्रेट मत करना और वो उसे उठाकर सोफे पर ले जाता है। लेकिन जिया में तो अलग ही लेवल की एनर्जी थी और वो पर भारी पड़ने लगती है। अब सब कुछ होने के बाद जिया वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी बाहर देखते हैं कि सेक्रेटरी भी हुओ के ऑफिस की तरफ आ रही होती है। वो गार्ड्स को चकमा देकर यहाँ तक पहुंची थी और जैसे ही वो हुओ के ऑफिस का गेट खोलती है तो देखकर शॉक रह जाती है कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। इसने तो मेरा पूरा प्लान ही खराब कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ से चली जाती है और तभी हुओ उठता है और जिया को रोकता है। तो जिया बोलती है कि मैं एडमिट करती हूँ मैंने सब कुछ खराब कर दिया है, लेकिन मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं तुम्हें कंपनसेट के रूप में अपनी एग वाली बास्केट देती हूँ जिससे तुम अपनी एनर्जी को वापस से रिकवर कर सकते हो। लेकिन वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जिया मुस्कुराते हुए कहती है, ओह तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन देखो मैं कंट्री साइड पे रहती हूँ और मेरी फैमिली बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली है और वो एक रिच और एरोगेंट सन इन लॉ को शायद एक्सेप्ट ना करे, वो तो तुम्हें अपने घर में भी नहीं घुसने देंगे। तभी वो जिया का हाथ पकड़कर बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी मॉम ने भेजा है, तुम मेरी मॉम के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। जिया कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी मॉम को नहीं जानती। तो वो कहता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम किस रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। तो जिया मना करती है कि मैं किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मैं तो यहाँ पर टॉप लॉयर से मिलने आई थी कॉन्ट्रैक्टर सू के अगेंस्ट केस करने के लिए, क्योंकि उसने मेरे फादर की हार्ड अर्न मनी वापस नहीं की है और उन्हें कार से हिट भी किया है। वो हॉस्पिटल में है, उनकी सर्जरी के लिए मुझे पैसे चाहिए। लेकिन हुओ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो जिया को अपना कार्ड देते हुए बोलता है कि इसमें 10 मिलियन है, इसे लेकर दफा हो जाओ और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम कभी भी वो फैमिली की यंग लेडी नहीं बन सकती। अब जिया को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो कार्ड को वापस हुओ को फेंकने वाली होती है। लेकिन तभी उसे अपने डैड की कंडीशन याद आ जाती है तो वो रुक जाती है और वो हुओ को बोलती है कि मेरे डैड की सर्जरी में सिर्फ 2 मिलियन लगेंगे, मैं सिर्फ उतने ही पैसे बोरो करना चाहती हूँ जो कि मैं तुम्हें जल्द ही रिटर्न कर दूंगी। लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक लालची औरत हो, तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिया को उसकी बात सुनकर काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो डैड के लिए उस कार्ड को रख लेती है। अब जैसे जिया वहाँ से जाने वाली होती तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है और वो जिया को कार्ड वापस करने के लिए बोलती है। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें कार्ड क्यों दूं, तुम होती कौन हो? तो सेक्रेटरी बोलती है कि मैं हुओ की फियांसे हूँ। अब ये सुनकर जिया थोड़ी शॉक्ड होती है। तो सेक्रेटरी उसे कहती है कि तुम सोच भी कैसे सकती हो कि वो तुम्हें अपना कार्ड ऐसे ही दे सकता है, जैसे तुम कार्ड को स्वाइप करोगे वो तुम पर एक्सटॉर्शन के केस में तुम्हें जेल करा देगा और फिर तुम जेल में बैठकर अपने फादर के मरने का इंतजार करना। अब ये सब सुनकर जिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कार्ड को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। तो सेक्रेटरी उस कार्ड को उठा लेती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि अब तो इस कार्ड से मैं बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग करूँगी। अब इधर वो बैठकर जिया के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिया सच बोल रही है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि 6 लाख
रुपए उसके कार्ड से स्वाइप हुए हैं। हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी उस कार्ड से बहुत सारा शॉपिंग कर रही होती है और तभी हुओ के पास मैसेज आता है कि 7 लाख युआन खर्च हुए हैं। अब दरअसल वो तो सोच रहा था कि ये कार्ड जिया के पास है और वो सोचता है कि उसने तो कहा था कि मुझे सिर्फ 2 लाख युआन चाहिए सर्जरी के लिए। मैं उसके बारे में गलत ही सोच रहा था, वो एक नंबर की लालची औरत। और इधर जिया डॉक्टर के पास आकर उन्हें बोलती है कि डॉक्टर मैं सर्जरी के लिए पैसे अरेंज नहीं कर पाई। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अगर हमने सर्जरी में देर की तो फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तभी सिस्टर आकर वहाँ पर जिया को बोलती है कि ये हुओ ग्रुप का प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको यहाँ से जाना होगा, और उन लोगों को हॉस्पिटल से निकाल देते हैं। और इधर दिखाते हैं कि वो फैमिली साथ में डिनर कर रही होती है। तभी चिंटिन बोलता है कि ब्रदर मैंने नोटिस किया है कि अब आप ब्लड वाली वॉमिट नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया है कि अब मुझे चक्कर भी नहीं आता और अब मैं आराम से सोता भी हूँ। तो मॉम कहती है कि लगता है कि तुम्हारी बीमारी क्योर हो रही है। इस पर चिंटिन बोलता है कि ब्रदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सीक्रेटली किसी ब्लॉसम बर्थमार्क वाले लड़के के साथ सोए हो। तो अब वो जिया के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद करता है और मॉम को बोलता है कि यस मॉम, ये वही लड़की है शायद जो आपने मेरे लिए अरेंज की थी। अब मॉम सोचता है कि कौन सी लड़की की बात कर रही है। फिर मॉम सोचती है कि शायद ही उन्हें 20 लड़कियों में से होगी जो मैंने इसके लिए अरेंज की थी। दरअसल वो भी श्योर नहीं होती कि किस लड़की की बात कर रहा है और वो ऐसे हाँ बोल देती है। तभी हुओ के फ़ोन पे फिर एक मैसेज आता है कि उसके कार्ड से $75 खर्च हुए हैं। अब वो ये देखकर सोचता है कि वो लड़की तो मेरे पैसों से कितना ऐश कर रही है, कितने मजे से खा पी रही है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि जिया और उसके फादर की हालत तो बहुत ही खराब होती है। वो बेचारे रोड पर होते हैं और उनके पास ठीक से खाने के लिए प्रॉपर खाना भी नहीं होता। तभी जिया को वॉमिट फील होने लगती है और वो सोचती है कि कहीं मैं उस एरोगेंट आदमी के बच्चे से प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। अब इधर हुओ के फ़ोन पर फिर से कार्ड स्वाइप होने का मैसेज आता है और उधर देखते हैं कि सेक्रेटरी तो अब फुल वैकेशन एंजॉय कर रही है हुओ के पैसों पर। और उधर देखते हैं कि जिया और डैड बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। अब डैड की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी फायर वर्क होता है तो डैड बोलते हैं जिया को कि आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई स्वीट भी नहीं है, तो ये लो कैंडी खाकर ही हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद डैड की तबीयत ख़राब होने लगती है तो जिया डैड को एक रिक्शा में डालकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाती है और तभी उसका हुओ की कार से एक्सीडेंट हो जाता है। और ये वही सीन होता है जो हमने ड्रामा की स्टार्टिंग में देखा था। और यहीं पर हुओ को पता चलता है कि जिया प्रेग्नेंट है। अब जिंगटिंग हुओ से बोलता है कि ब्रदर आप तो बोल रहे थे कि ये तो आपके पैसों में अब्रॉड पर एंजॉय कर रही है, लेकिन इस कंडीशन में। इसके बाद वो दोनों जिया और डैड को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अब यहाँ हुओ जिया के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम याद करता है और सोचता है कि क्या जिया मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। फिर वो जिंगटिन को बोलता है कि तुम डॉक्टर से बोलकर जल्दी से पैटर्निटी टेस्ट कराओ। अब इधर जिया जैसे ही जिया को होश आता है तो उसके फ़ोन पर डैड की एक रिकॉर्डेड वीडियो होती है जिस पर डैड उसे बोलते हैं कि मैं एक यूजलेस फादर हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जल्दी ही कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस से मिलने जा रहा हूँ और उनसे अपने सारे पैसे ले लूँगा जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक अच्छी लाइफ देंगे। अब ये सुनकर जिया को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपने डैड को बचाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने लगती है। और इधर जिंटिन आकर हुओ को बताता है कि भाई टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है और वो बच्चा तुम्हारा ही है। अब ये सुनकर दोनों जिया के रूम में जाते हैं बट जिया उन्हें वहाँ पर नहीं मिलती। तो वो समझ जाता है कि जिया जरूर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही गई होगी। और इधर देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने जिया के डैड को पकड़कर लटकाया हुआ होता है। तभी वहाँ पर जिया पहुँच जाती है। वो कॉन्ट्रैक्टर से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे डैड को छोड़ दो, मेरे पास जो भी पैसे हैं तुम वो सब ले लो। लेकिन वो तो बहुत ही कम पैसे होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि इन पैसों का मैं क्या करूँ, और वो उसके पैसों मुँह पर फेंक देता है और बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसे हो तभी यहाँ पर आना। लेकिन वो उससे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे डैड को छोड़ दो। तो अब कॉन्ट्रैक्टर उसके पापा को और भी ज़्यादा पनिश करता है। तो अब ये देखकर जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर अपने पापा के पैरों को पकड़ लेती है ताकि उनको बचा सके। लेकिन तभी कॉन्ट्रैक्टर के आदमी आकर जिया को मारने लगते हैं और जब कॉन्ट्रैक्टर भी आकर जिया को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर वो आ जाता है और वो आते ही कॉन्ट्रैक्टर को एक किक मारता है और उसके गार्ड्स आकर डैड को बचा लेते हैं। और तो जिया की हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है तो वो जिया को गोद में उठाता है और कॉन्ट्रैक्टर को एक लात मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया को हाथ लगाने की, और अपने गार्ड से बोलकर कॉन्ट्रैक्टर के हाथों का बुरा हाल करवा देता है और जिया को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। अब डॉक्टर हुओ को पूछता है कि बच्चे के फादर कौन है, तो हुओ कहता है कि मैं ही इनका फादर हूँ, ये मेरी वाइफ है। अब डॉक्टर हुओ को काफ़ी डांटता है। वो बोलता है कि तुमने कपड़े तो काफ़ी अच्छे पहने हैं, लगता है तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो वो कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ सीवियर एनीमिया से पीड़ित है और उनको सीवियर मालन्यूट्रिशन भी है, और वो इतना ही नहीं कि वो ट्विन बेबी कैरी कर रही हैं और इस हाल में भी उन्होंने कई बार अपना ब्लड बेचा है। अब ये सुनकर वो शॉक रह जाता है। वो सोचता है कि मैंने तो उसे 10 मिलियन दिए थे, फिर इस कंडीशन में कैसे। अब डॉक्टर उसे जिया की सारी रिपोर्ट दिखाता है जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड रह जाता है और डॉक्टर हुओ को काफ़ी सुनाकर वहाँ से चला जाता है।
तभी जिया को भी होश आने लगता है और जैसे वो उठती है तो वो हो से अपने डैड के बारे में पूछती है। तो वो बोलता है कि वो ठीक है और वो साथ वाले वार्ड में ही है। अब वो जिया को कहता है कि प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें कितना सफ़र करना पड़ा। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो। तो जिया कहती है कि तुम परेशान मत हो, जैसे मेरे डैड डिस्चार्ज हो जाएंगे मैं उन्हें लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, बल्कि मैं तुम्हारी और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। फिर दोनों के बीच में थोड़ी कैजुअली बातें होने लगती है। तभी वो जिया के पास आकर उससे बोलता है कि क्या हम दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं। और ये बोलकर वो जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तभी वहाँ पर हुओ की फैमिली आ जाती है। अब वो सब ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि जिया हुओ के बेबी को कैरी कर रही है। तो जिया कुछ सोचते हुए कहती है कि नहीं नहीं, ये बेबी हुओ की नहीं है। तभी तभी जिंटन कहता है कि सिस्टर इन लॉ, हमने पैटर्निटी टेस्ट करवाया है और ये बेबी ब्रदर के ही है। तभी जिया कुछ सोचते हुए हुओ को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी एक फियांसे है, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, लेकिन तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर सकते। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो हुओ कहता है कि मेरी कोई फियांसे नहीं है, सब और बाकी लोग भी यही बोलते हैं। अब जिया सोचती है कि लगता है सेक्रेटरी ने मुझसे झूठ बोला है। अब वो मोम को बोलता है कि जिया को हम घर लेकर चलते हैं, इसने और बेबी ने बहुत ही ज्यादा सफर किया है। तो मोम वो पर गुस्सा करते हुए कहती है कि देखो तुम कितने नालायक बेटे हो, तुमने अपने वाइफ और अपने बच्चों का भी ठीक से ध्यान नहीं रखा, तुम उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए। अब वो लोग जिया को घर चलने के लिए बोलते हैं। तो जिया भी खुश होकर घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वो जिया को लेकर घर आ जाता है। अब जिया हो को इतना बड़ा घर देखकर शॉक्ड रह जाती है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करती है। तभी जिया के पेट से आवाज आने लगती है। तो सब लोग बड़े शॉक्ड होकर उसे देखते हैं। तो जिया बोलती है कि सॉरी, आज मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। तभी मोम शेफ को बोलकर जिया के लिए बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाने के लिए बोलती है। अब इतना सारा खाना एक साथ देखकर जिया तो शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि इतना सारा खाना तो मैंने एक साथ कभी देखा भी नहीं है। तभी मोम बोलती है कि जिया खाना ट्राई करो और बताओ क्या है तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। पर जिया इतना सारा खाना देखकर सोचती है कि ये तो खाना बहुत महंगा लग रहा है, इसमें जो भी सबसे चीपेस्ट होगा मैं वही खा लेती हूँ। और फिर वो वर्मिसली सूप ट्राई करती है जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो पूरा सूप पीने के बाद बोलती है कि क्या मुझे और मिलेगा। तो तभी सब लोग अपना अपना बाउल जिया के सामने कर देते हैं और जिया सारा वर्मिसली सूप पी जाती है, लेकिन उसे और भी भूख लगी होती है। तो मोम शेफ को बोलकर एक बड़ा बाउल सूप का मंगवाती है और जिया उस बड़े बाउल के सूप को भी पी जाती है और सब लोग यहाँ पर उसे बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। अब जिया को थोड़ी डिजीनेस होने लगती है। तो वो कहता है कि वैसे भी काफी लेट हो गया, चलो अब सब हम लोग रेस्ट करते हैं। तो वो जिया को अपने साथ रूम में चलने के लिए कहता है। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकती हूँ, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तभी हो की सिस्टर बोलती है कि कोई बात नहीं सिस्टर इन लो, तुम मेरे रूम में सो जाना, और उसे लेकर जाने लगती है। तभी वो जिया के पास आता है, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम किसी भी टाइम मेरे पास आ सकते हो। अब ये सुनकर जिया को काफ़ी अच्छा लगता है और वो हो को थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब इधर रूम में आकर हो की सिस्टर जिया से पूछती है कि तुम दोनों कैसे मिले थे। तो इधर जिया हो की सिस्टर को अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि वो लोग फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे और कैसे उनके बीच ये सब हुआ था, और सूप पीने के बाद जिया कैसे एक्साइटेड हो गई थी और वो पर इतनी भारी पड़ने लगी थी। अब ये दोनों यहाँ पर बातें करते हुए काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं साथ में। अब जिया और हो की सिस्टर दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। ये देखकर वो को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट सीन में मॉम, जिंटिन और सिस्टर तीनों साथ में बैठे होते हैं। मॉम बोलती है कि हो की इतनी ब्यूटीफुल वाइफ घर में बैठी है और वो ऑफिस चला गया, उसे तो अपनी वाइफ के साथ घूमना चाहिए था, एंजॉय करना चाहिए था, उसकी केयर करनी चाहिए थी। तभी जिंटिन बोलता है मॉम कोई बात नहीं, अगर भाई ऑफिस चला गया है तो हम सिस्टर इन लोग को ही उसके ऑफिस में भेज देते हैं। अब ये आइडिया सबको पसंद आता है। अब नेक्स्ट सीन में तीनों इसी आइडिया पे काम करते हैं। तभी सिस्टर भागी भागी जिया के पास आती है और वो बोलती है कि सिस्टर इन लो, भाई अपना लंच घर पे भूल गया है, प्लीज़ आप इसको ऑफिस में दे आओ। तो लेकिन जिया बोलती है कि मैं तो हो के वर्क प्लेस से इतना फेमिलियर नहीं हूँ, तो मैं कैसे दे सकती हूँ, तुम ड्राइवर के हाथ ही लंच भिजवा दो। तभी उधर से जिंटिन भागा हुआ आता है। वो बोलता है सिस्टर इन लो, ब्रदर अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भूल गया है, तो प्लीज़ आप इन्हें ऑफिस में भिजवा दो। तो जिया बोलती है कि इतने कॉन्फिडेंशियल है तो मैं इनको तो टच भी नहीं कर सकती। अब यहाँ पर दोनों भाई बहन का प्लान फेल हो जाता है। तभी उधर से मॉम आती है। मॉम बोलती है कि ये देखो वो अपनी थर्मल पैंट पहनने भूल गया है। तो जिंटिन कहता है कि मॉम ये तो बहुत ही बुरा आइडिया है। तभी जिया कहती है कि अरे बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, वो अपनी थर्मल पैंट कैसे पहनना भूल सकता है, मैं अभी इसे ऑफिस में देकर आती हूँ। और यहाँ पर तीनों का प्लान कामयाब हो जाता है। और तभी मॉम वो को ऑफिस में फ़ोन करती है और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ तुमसे मिलने आ रही है, तो तैयार रहना। फिर वो अपने एचआर डिपार्टमेंट में कॉल करके बोलता है कि कंपनी के आज के सभी काम सस्पेंड कर दो और मेरी वाइफ ऑफिस आ रही है, उसके वेलकम की तैयारी करो। और फिर वो अपना ऑफिस देखता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मैसी है और उसे ठीक करने लगता है।
और इधर सेक्रेटरी ऑफिस में सबके सामने बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रही होती है, वो भी उन चीज़ों का जो उसने हुओ के पैसों से खरीदी थी। और वो खुद को रिच दिखाना चाहती है सबके सामने और सबको बोलती है कि मैंने तो आप लोगों से कहा था कि मैं ही मिसेस हुओ बनूंगी ये। और सबको अपने महंगे पर्स, गोल्डन कार्ड और महंगी रिंग दिखाती है, जिसे पूरा स्टाफ सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रिच है, यही ज़रूर मिस्टर हुओ की फियांसे हैं। दरअसल इन्हीं के वेलकम के लिए बॉस ने हमें बोला होगा। अब तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। अब जिया सेक्रेटरी को यहाँ पर देखकर समझ जाती है कि ये तो वही लेडी है जिसने मुझे उस दिन झूठ बोला था। अब वो सेक्रेटरी को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम हुओ की फियांसे नहीं हो। अब ये सुनकर सेक्रेटरी को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है तो क्या तुम उसकी फियांसे हो, और ये बोलकर उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करने लगती है। उधर पूरा स्टाफ भी जिया की काफ़ी इंसल्ट करता है और बोलता है कि तुम अपने आप को तो देखो, तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, तुम्हें तो अंदर ही किसने आने दिया, और तुम तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो, और ऐसी लड़की को तो मिस्टर हुओ कभी देखना भी पसंद नहीं करेंगे, तुम कितनी कैरेक्टरलेस हो। और ये बोलकर उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं और उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिया सेक्रेटरी को ही पुश कर देती है। अब ये देखकर सब लोग को जिया पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुली करते हैं। तभी जिया सेक्रेटरी को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे सेक्रेटरी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो एक नाइफ लेकर जिया को अटैक करने वाली होती है। अब तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन पे हाथ उठाने की, और सबको बताता है कि जिया ही मेरी वाइफ है और सबको डांट कर वहाँ से भगा देता है। और तभी जिया रोने लगती है तो वो उसे गले से लगा लेता है और बड़े प्यार से उसे मनाता है और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हुओ मॉम के सामने नील डाउन होता है। आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उसके लिए मॉम हुओ को बहुत ही ज़्यादा पिटाई लगाती है और बोलती है कि बार बार तुम्हारी वजह से जिया को ह्यूमिलेट होना पड़ता है, तुम ठीक से अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाते। तो हुओ बोलता है कि मॉम ये मेरी वाइफ है और मैं मरने के बाद भी इसे हमेशा प्रोटेक्ट ही करूँगा, आप इसकी तरफ से परेशान मत होइए। अब जिया मॉम को बोलती है कि इसमें हुओ की कोई गलती नहीं है, दरअसल मेरी ही गलती है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरा ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं मिस्टर हुओ की पर्सनैलिटी से मैच भी नहीं करती हूँ, इसलिए लोगों को मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मैं मिस हुओ की फियांसे हो सकती हूँ। तो मॉम बोलती है कि नहीं नहीं जिया, ऐसी बात नहीं है, तुम सबसे अच्छी डॉटर इन लॉ हो। और इतना बोलते ही मॉम के पैरों में दर्द होने लगता है। तो जिया हुओ से पूछती है कि क्या ये दर्द मॉम को एक्सीडेंट की वजह से है, तो वो हाँ बोलता है। अब जिया कहती है कि मैंने एक्यूपेंचर की स्टडी की है, क्या मॉम मैं आपके पैरों का इलाज कर सकती हूँ। लेकिन सब लोग मना करते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को मॉम को दिखाया बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन मॉम बोलती है कि नहीं नहीं, अगर जिया ट्राई करना चाहती है तो इसे करने दो। और जिया जैसे एक्यूपेंचर ट्राई करती है तो मॉम को पेन होने लगता है, तो सब लोग जिया को मना करते हैं। लेकिन मॉम जिया को कंटिन्यू करने के लिए कहती है और लास्ट में मॉम बेहोश हो जाती है। तभी जिंटिन भागकर मॉम को पकड़ता है तो इसमें जिया को धक्का लग जाता है और वो गिरने वाली होती है। तभी मॉम उठकर जिया का हाथ पकड़ लेती है। अब सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि मॉम के पैर ठीक हो गए हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो जिया को बोलती है कि आज हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। लेकिन जिया मना कर देती है, कहती है कि मेरे कपड़े तो अप्रोप्रिएट भी नहीं है, आपके साथ जाऊंगी तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। लेकिन मॉम कहती है कि तुम बेकार की बातें कर रही हो, बल्कि हम लोग तुम्हारी तरह ही ड्रेस सिलवाएंगे। तभी वो अपने फैशन डिज़ाइनर को बुलवाकर जिया की तरह ही दोनों के लिए ड्रेस बनवाती है और फिर दोनों उस फ्लोरल जैकेट को पहनकर पूरी मार्केट में घूमते हैं और इंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जिया हो के रूम में होती है और वो सोचते हैं कि आज तो मुझे यहीं पर सोना पड़ेगा। अब वो जिया के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तो जिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं घबरा रही। तो वो उसको फिर सोने के लिए बोलता है। तो जिया जाकर वहाँ पर बेड पर लेट जाती है। अब वो जो हो को पूछती है कि क्या तुम यहाँ नहीं लेटोगे, तो वो बोलता है कि नहीं, कहीं मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बेबी दब ना जाए। तो फिर जिया कहती है कि लगता है कि तुम भी घबरा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं क्यों घबराऊंगा, मैं तो पापा बनने वाला हूँ। और ये बोलकर वो सोफे पर जाकर लेट जाता है। अब जिया स्माइल करते हुए उसे देख रही होती है और बोलती है कि ये कितना शाय है। अब मॉर्निंग में जिया हु के पास एक नोट रखकर वहाँ से चली जाती है और जब वो उठता है तो सोचता है कि मुझे कल रात कोई बुरा सपना भी नहीं आया और मैं कितने आराम से सोया। तभी वो जिया का रखा हुआ नोट पढ़ता है, जिस पर लिखा हुआ होता है कि आंटी ने मुझे जिंगटिंग के सेट पर चलने को कहा है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तुम याद से नाश्ता कर लेना। अब नेक्स्ट सीन में दोनों सास बहू जिंटिन के शूटिंग सेट पर होते हैं। तभी जिंटिन को बहुत तेज पेट में दर्द होने लगता है। तो जिया बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बताता है कि काफ़ी पुरानी बीमारी है। तो जिया बोलती है कि मैं मेडिसिनल सूप बना कर लाती हूँ, तुम्हें जल्दी ही आराम आ जाएगा। और ये बोलकर वो वहाँ के स्टाफ से कुछ सामान मंगवाती है और फिर उस सूप में मरी हुई छिपकली, बिच्छू और कॉकरोच ये सब डालकर पकाती है, जिसे देखकर जिंटिन की तो हालत ख़राब होने लगती है। वो बोलता है कि मॉम क्या मुझे ये सूप पीना पड़ेगा। तो मॉम बोलती है कि हाँ देखो, जिया ने मेरे पैर भी ठीक कर दिए, तो तुम्हारा पेट दर्द भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वैसे मॉम को खुद भी ये सूप देखकर उल्टी सी आ रही थी, पर वो जिंटिन को ज़बरदस्ती वो सूप पिला देती है।
और सूप पीने के बाद वाकई उसका पेट दर्द ठीक हो जाता है और सभी लोग जिया से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, उसके लिए तालियां बजाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहीं पास में खड़ी हुई सेक्रेटरी ये सब चुप कर देख रही होती है और वो जिया से काफ़ी जेलस फील करती है कि ये छोटे से गाँव की पुअर सी लड़की है और वो फैमिली से इतनी रिस्पेक्ट दे रही है जो मुझे मिलनी चाहिए थी। और फिर वो किसी को फ़ोन करती है और उसके बाद सेट पर काफ़ी सारे लोग तोड़फोड़ करने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी जिंगटिन मॉम को बोलता है कि मॉम आप सिस्टर इन लॉ को लेकर यहाँ से निकल जाइए, मैं इन लोगों को रोकता हूँ। अब मॉम जिया को लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर वो जिया को बोलती है कि मैं गार्ड्स को बुला कर लाती हूँ, तो मेरा यहीं पर वेट करना। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाती है और वो लोग जिया पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम डिंग होता है और वो आकर जिया को प्रोटेक्ट करता है। दरअसल वो स्कूल में जिया का सीनियर था और वो उसे पसंद भी करता था। तभी वो लोग डिंग पर भी नाइफ से अटैक कर देते हैं और जिया पर भी नाइफ से अटैक करने वाले होते हैं, पर डिंग आकर जिया को हक कर लेता है और वो नाइफ उसे लग जाता है। और तभी वहाँ पर हुआ आकर उन बदमाशों को एक जोरदार पंच मारता है और सेक्रेटरी तो हुओ को देखते ही छुप जाती है। अब वो जिया को पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी डिंग उन दोनों को साथ में देखकर दर्द होने का नाटक करने लगता है, तो जिया भागकर उसकी केयर करती है और उसे पट्टी बांधती है। अब ये सब देखकर हुओ काफी जेलस फील करता है और फिर वो भी अपने हाथ में नाइफ से जानबूझकर कट लगवा लेता है। और फिर वो जिया से पूछता है कि ये कौन है, तो जिया बताती है कि मेरा सीनियर है और एब्रॉड स्टडी के लिए गया हुआ था, अभी अभी वापस सिटी में आया है। अब यहाँ पर डिंग और हुओ को देखकर पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से काफी जेलस फील कर रहे हैं और इसी जेलसी की वजह से दोनों के बीच में काफी आर्ग्यू होने लगती है और डिंग जिया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, पर वो उसे रोकते हुए वार्न करता है कि ये मेरी वुमन है, इसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। और ये बोलकर वो जिया को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब डिंग को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी सेक्रेटरी वहाँ पर आती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं और ये सारी प्लानिंग इन दोनों की ही थी। पर डिंग गुस्से में सेक्रेटरी का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा साथ जिया को पाने के लिए दिया था, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने जिया को हर्ट करने की सोचा भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब डिंग अपने पेरेंट्स को याद करते हुए बोलता है कि मॉम डैड, मुझे पता है कि ये वो फैमिली ही थी जिसने अपनी कार से आप लोगों का एक्सीडेंट किया था और अब मैं आप लोगों की मौत का बदला इन लोगों से ज़रूर लेकर रहूँगा। और इधर जिया हुओ के हाथ पर बैंडेज कर रही होती है और हुओ तो बस उसे देखकर स्माइल ही कर रहा होता है। अब जैसे जिया जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और बोलता है कि अब से तुम मुझे मिस्टर हुओ मत कहना। तो जिया पूछते फिर मैं आपको क्या बोलूँ, तो हुओ कहता है कि तुम मुझे हस्बैंड बोलना। अब जिया शर्माते हुए उसे हस्बैंड बोलती है और इतना सुनते ही हुओ काफ़ी खुश हो जाता है और वो बड़े प्यार से जिया को किस करने लगता है। अब जिया भी हुओ को बोलती है कि तुम भी मुझे वाइफ बोलना, तो वो भी ऐसा ही करता है और अब जिया हुओ को किस करने लगती है और दोनों के इस रोमांटिक से मोमेंट को ऊपर से पूरी फैमिली देखकर एंजॉय कर रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिया और हुओ फिर से रोमांटिक हो रहे होते हैं और उसके बाद दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं जिया के डैड से मिलने और एक डॉक्टर आकर हुओ को मीटिंग के लिए बुलाती है क्योंकि ये हॉस्पिटल हुओ फैमिली का ही होता है। अब जिया डैड को देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि मेरे डैड को क्या हुआ है और यहाँ पर डॉक्टर होता है मिस्टर डिंग, जिसे देखकर जिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। अब डिंग यहाँ पर जिया को वो और उसकी फैमिली के बारे में काफ़ी भड़काता है। वो बोलता है कि वो फैमिली ने तुम्हारे डैड के इलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया है और वो जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर तुम्हारे डैड को पीटा गया था वो भी वो ग्रुप की ही है। वो सिर्फ तुम्हें फंसाना चाहता है, वो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता है, तो तुम मेरे साथ चलो। पर जिया उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करती और दोनों के बीच आर्ग्यू होने लगती है। अब जिया वहाँ से जाने लगती है तो डिंग उसका मुंह बंद कर देता है और उसे हिप्नोटाइज करके उसे अपने साथ ले जाता है और इधर हुओ को भी सारी बातों का पता चल जाता है और वो भागता हुआ जिया के पास आता है, पर तब तक डिंग उसे अपने साथ ले जाता है। अब हुओ फोन करके अपने गार्ड्स को जिया को ढूंढने के लिए बोलता है, पर तभी मॉम आकर वहाँ पर हुओ को डिंग फैमिली के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है जो गलती से हुआ था, इसलिए डिंग अब हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए जिया को अपने साथ ले गया है। और ये बोलकर मॉम काफी रोती है और बेहोश हो जाती है। अब 6 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हुओ ने जिया की याद में शराब पीना शुरू कर दिया है। तभी मॉम आती है और वो हुओ को डांटते हुए बोलती है कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, 6 साल हो गए हैं, तुम अभी तक जिया को नहीं ढूंढ पाए हो और ऐसे शराब पीते रहोगे तो वो तुम्हें कैसे मिलेगी। तो वो बोलता है कि मॉम आपको तो पता है कि मैंने इन 6 सालों में सिटी का एक एक कोना छान मारा है जिया को ढूंढने के लिए, पर उसका कहीं भी कुछ भी नहीं पता चला और ना ही डिंग ने कोई रैंसम मनी मांगी है। पता नहीं वो क्या चाहता है, मैं तो जिया के बदले उसे अपना वो ग्रुप भी देने को तैयार हूँ, पर पता नहीं वो जिया और मेरे बच्चों को कहाँ लेकर चला गया। और ये बोलकर काफी सैड हो जाता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि 2 छोटे बच्चे वो पर नजर रखे हुए हैं। ये बच्चे जानते हैं कि वो ही उनका डैड है और वो बोलते हैं कि डैड ही हमारी मॉम को बचा सकते हैं, हमें उन्हें यहाँ पर लाना ही होगा। और इधर वो की सिस्टर
आकर बोलती है कि भाई आप इतने दिनों से कंपनी नहीं गए हैं, हमारी कंपनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप अभी भी कंपनी को नहीं सँभालेंगे तो वो बंद हो जाएँगी और हम बैंकरप्ट हो जाएँगे। अब ये सुनकर वो कंपनी जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो जैसे ही कार से उतरता है तो दोनों बच्चे दूर से ही उसके सर पर कुछ मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो दोनों उसे खींच कर ले जाते हैं और खुद ही क्यूट से डॉक्टर बनकर हुओ को होश में लाते हैं। इधर कंपनी में सब लोग हुओ का वेट कर रहे होते हैं कि वो अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई। और तभी एकदम हीरो स्टाइल में हुओ की एंट्री होती है और वहाँ पर बैठी सेक्रेटरी हुओ को बोलती है कि देखो तुम्हारी कंपनी वैसे ही बैंकरप्ट होने वाली है, अगर तुम मुझसे शादी कर दो तो हमारी फैमिली शायद तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। तो हुओ कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी एक एम्प्लॉय सेक्रेटरी के फेवर में बोलता है तो हुओ उसे भी वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है और गार्ड्स को बोलकर दोनों को बाहर निकलवा देता है। अब वो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सॉरी बोलता है कि 6 सालों में मैं कंपनी पे ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मैं जल्दी ही कंपनी के सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर दूंगा। और ये बोलकर वो कंपनी की 6 साल की रिपोर्ट्स को मंगाता है और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है दोनों छोटे बच्चों की। तो वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बोलते हैं कि हम आपसे हेल्प लेने के लिए आए हैं, प्लीज़ आप हमारी मॉम को बचा लीजिए। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मॉम को कैसे बचा सकता हूँ? तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि हम आपके बच्चे हैं और अपना नाम मो और चेन बताते हैं। अब वो फ्लैशबैक में सोचता है कि हुओ ने और जिया ने दोनों ने मिलकर अपने बच्चों के यही नाम सोचे थे। अब वो अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उनको गले से लगा लेता है। अब वो दोनों बच्चे उसे अपनी मॉम के पास लेकर जाते हैं। अब वहाँ पर जाकर वो जिया को देखता है तो उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब होती है, वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रही होती है। तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर एक शैतान रहता है, उसने हमारी मॉम को हिप्नोटाइज़ कर दिया है और अब वो एक 6 साल के बच्चे की तरह बिहेव करती है। अंकल प्लीज़ आप हमारी मॉम को बचा लीजिए। तभी वहाँ पर डिंग आ जाता है और वो हुओ को देखकर काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। लेकिन हुओ को तो उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और जैसे वो उसे हिट करने के लिए उसके पास जाता है तो जिया को देखकर रुक जाता है। फिर डिंग हुओ को बोलता है कि अगर तुम जिया को पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और 3 दिन में तुम्हें इसका हिप्नोटिज्म तोड़ना होगा और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं हार मान लूंगा और सरेंडर कर दूंगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जिया तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, ये हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाएगी। अब हुओ जिया को लेकर घर आ जाता है। घर पर सब लोग जिया की ऐसी हालत देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब डाइनिंग टेबल पर जिया सूप पीती है और वर्मिसली सूप देखकर काफ़ी खुश होती है। तभी हुओ को एक आइडिया आता है कि हम क्यों ना 6 साल पहले हुई सारे इंसिडेंट उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि शायद उसे कुछ याद आ जाए। अब रूम में जाकर वो जिया को बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे रात को बुरे सपने आते थे और तुम्हारे साथ सोने से मुझे सपने आने बंद हो गए। तो जिया कहती है कि ठीक है तो तुम मेरे साथ सो जाओ और उसे हक करके सो जाती है। अब मॉर्निंग में सिस्टर उसे अपने साथ हुए की हुई सारी बातें याद दिलाती हैं और मॉम उसके सामने वही फ्लोरल जैकेट पहन के आती है और जिंटिन वही छिपकली कॉकरोच वाला सूप लेकर आता है कि शायद इससे जिया को कुछ याद आ जाए, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। अब जिया हुओ के साथ बाहर खेल रही होती है कि तभी वहाँ पर डिंग सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। डिंग बोलता है कि वो तुम हार गए, तुम्हारे 3 दिन पूरे हो गए और तुम इसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं ला पाए हो, इसलिए जिया को मुझे दे दो। तो जिया कहती है कि अंकल अब मुझे वापस जाना होगा डिंग अंकल के पास क्योंकि मेरे पापा उनके घर पर है और मुझे उनकी केयर करनी है। और ये बोलकर जैसे वो डिंग की तरफ जाती है तो सेक्रेटरी उसे पुश करके नीचे गिरा देती है। वो आकर जिया को संभालता है और डिंग को सेक्रेटरी पर बहुत गुस्सा आता है, उसे एक थप्पड़ मार देता है कि तुमने ऐसे करने की हिम्मत कैसी की। ये देखकर सेक्रेटरी को काफी गुस्सा आता है कि ये दोनों में जिया के लिए अभी भी लड़ रहे हैं और वो बोलती है कि जिया मैं तो चाहती हूँ कि तुम मर जाओ और वो नाइफ लेकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाती है तो वो उसे नाइफ को अपने हाथ से रोक लेता है। से हुओ के हाथ पर कट लग जाता है। अब ये देखकर जिया को कुछ याद आने लगता है, उसे वही टाइम याद आता है जब उसने हुओ के हाथ पर बैंडेज की थी और इससे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। अब ये देखकर कि जिया की याददाश्त वापस आ जाती है हुओ काफ़ी खुश होता है और वो उसे हक कर लेता है। अब डिंग हुओ को बोलता है कि हुओ तुम जीत गए हो और मैं हार गया हूँ और वो दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और सेक्रेटरी को बोलता है कि तुम एक बहुत बुरी इंसान हो और जीवन भर ऐसे ही रही हो, इसलिए अब तुम्हें अच्छा बनने की ज़रूरत है और वो उसे हिप्नोटाइज कर देता है। अब सेक्रेटरी हुओ को बोलती है कि हुओ आप और जिया अब दोनों साथ आ गए हो, मैं आप लोगों के लिए खुश हूँ और आप लोग हमेशा साथ रहना, और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर हुओ की पूरी फैमिली आ जाती है और वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं पर इस हमारे प्यारे से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट भी ज़रूर कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।